यूक्रेन नहीं कर सकेगा। ATACMS से हमला। ट्रंप ने जो बाइडेन के फैसले को गलत बताया है। ATACMS हमले से जंग और ज्यादा भड़केगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ट्रंप सत्ता संभालते ही बदल सकते हैं फैसला। जो जानकारी सामने आ रही है कि ट्रंप ने ATACMS का जो इस्तेमाल करने का फैसला था जो बाइडेन का, उसको गलत बताया है और ये माना जा रहा है कि जैसे ही ट्रंप 20 जनवरी से सत्ता संभालते हैं अगले साल, इसके बाद वो ATACMS से हमले की छूट को खत्म कर देंगे, ये माना जा रहा है। यूक्रेन ने तीसरी बार रूस की धरती पर अमेरिकी ATACMS मिसाइल से हमला किया। इन हमलों से रूस के तेल डिपो और एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पुतिन की डूम्सडे प्लेन IL-86 को। रूस के तगनरोग एयरबेस पर खड़े इस विमान पर हमले से पुतिन का क्रोध भड़क उठा है। ये विशेष विमान न्यूक्लियर इमरजेंसी में प्रयोग किए गए डिजाइन किया गया है और इस हमले के बाद क्रेमलिन ने अमेरिका और यूरोप के साथ सीधी जंग की योजना को तैयार करना शुरू कर दिया है। रूस के नागरिकों को यूरोप, कनाडा और अमेरिका की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। आप देखिए क्या है पुतिन का कीव नाटो का संयुक्त संहार प्लान। 11 दिसंबर की रात को यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर हमला किया, लेकिन ये हमला यूक्रेन की भयंकर भूल साबित हो सकता है। 11 दिसंबर की रात रूस का रोस्टोव क्षेत्र 10 से ज्यादा भीषण धमाकों से दहल उठा। रोस्टोव के अलग अलग इलाकों में धमाके सुने गए और ऊंची ऊंची लपटें नजर आने लगी। यूक्रेन ने बीती रात रूस के रोस्टोव क्षेत्र पर US मेड अटैकम्स लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले किए। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने 6 मिसाइल हमले किए। रूसी डिफेंस सिस्टम ने 4 मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया। मिसाइलों का मलबा गिरने से मामूली नुकसान की रिपोर्ट है। लेकिन यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि मिसाइल फोर्सेस के हमले सटीक रहे और रूस को इन हमलों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन का टारगेट बना है रोस्टोव का तगनरोग एयरबेस। रोस्टोव में रूस का तगनरोग एयरबेस है। यहां रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर और फाइटर जेट तैनात रहते हैं। यूक्रेन ने इसी एयरबेस पर अटैकम्स मिसाइलों से हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि इस एयरबेस पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एयरबेस पर पुतिन का विशेष विमान IL-86 भी होने की रिपोर्ट है। वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि अब तक रूस की जमीन पर विदेशी हथियारों से हुए हमलों में यह सबसे बड़ा और सबसे हानिकारक हमला हो सकता है। यूक्रेन का दावा है कि अटैकम्स हमले में रूस की बेरीव एयरक्राफ्ट कंपनी भी तबाह हो गई। ये कंपनी रूस के A-50 अवैक्स के पुर्जे बनाती है। इसके साथ ही पुतिन के विशेष विमान IL-86 का मेंटेनेंस भी इसी कंपनी की जिम्मेदारी है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के क्रास्नी हाइड्रोप्रेस प्लांट पर भी हमले किए हैं। ये कंपनी रूसी टैक्टिकल मिसाइलों के पुर्जे बनाती है। रोस्टोव के साथ साथ यूक्रेन ने ब्रियांस्क में ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। इससे रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेन ने ब्रियांस्क में द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन पर भी हमले किए हैं। यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई करने वाली ये पाइपलाइन यूक्रेन के हमले में ध्वस्त हो गई और आग लग गई। ब्रियांस्क पर हमले के लिए यूक्रेन ने एयरक्राफ्ट टाइप कामिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल किया है।
लेकिन सबसे बड़े नुकसान का दावा यह है कि तगनरोग एयरबेस पर तैनात पुलिस के डूम्सडे प्लेन को भी नुकसान पहुंचा है। पुतिन के इस विमान पर हमले का मतलब रूसी संप्रभुता पर हमला हो सकता है। पुतिन का यह विशेष विमान न्यूक्लियर युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। न्यूक्लियर इमरजेंसी में इस विमान का प्रयोग किया जाएगा। तो पुतिन के डूम्सडे प्लेन का आधिकारिक नाम है इल्यूजन IL-86। इस प्लेन को फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। इसके अंदर पुतिन के दफ्तर का हर कमांड और कंट्रोल सेंटर मौजूद है। इसको परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हवा से ही राष्ट्रपति परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। इस प्लेन में रूस सरकार के नीति निर्माताओं के बैठने की बाकायदा जगह होती है। परमाणु विस्फोट से होने वाले रेडिएशन का इस पर कोई भी असर नहीं होता। डूम्सडे की खासियत आपको हम बता रहे हैं। इस विमान में एक भी खिड़की नहीं बनाई गई है। इस विमान के साथ रूस का MiG-29S साथ में चलता है और इसके अलावा Tu-96 न्यूक्लियर बॉम्बर भी बेड़े में होता है। Tu-160 व्हाइट स्वान बॉम्बर भी इसके साथ रहता है। बेड़े में चलने वाले सभी विमानों में न्यूक्लियर हथियार लगे होते हैं। बेड़े में चलने वाला Tu बॉम्बर बेजोड़ विमान है। इसकी स्पीड है 2220 किलोमीटर प्रति घंटा। Tu-40,000 जी हाँ, जो Tu विमान है वो 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। ये विमान 20,400 किलोग्राम वजन के हथियार को लेकर उड़ान भर सकता है। इस बॉम्बर में 12 क्रूज मिसाइल लगाई जा सकती हैं। Tu की रेंज है 3000 किलोमीटर और इसको स्टेल्थ डिफेंस सिस्टम के हिसाब से डिजाइन किया गया है और रडार इसे ट्रेस भी नहीं कर सकता। पुतिन इसी प्लेन में बैठकर अपना दफ्तर चला सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमले के लिए न्यूक्लियर कोड रिलीज कर सकते हैं। इसीलिए इसको डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। यूक्रेन ने रूस के गर्व पर हमला करने का दुस्साहस किया है और इसीलिए रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि इन हमलों का भीषण बदला लिया जाना तय है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के हमले नाकाम कर दिए गए। तगनरोग एयरफील्ड पर स्टाफ मामूली रूप से घायल हुआ है। एक सामान्य इमारत के हिस्से को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इन हमलों का भयंकर परिणाम यूक्रेन को भुगतना होगा। दिसंबर के महीने में रूस पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ था, लेकिन सीरिया का संकट खत्म होते ही बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन को बड़े हमलों के लिए हरी झंडी दे दी। मॉस्को से संकेत मिल रहे हैं कि रूसी सेना यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका या नेटो ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा की ओर से जारी एडवाइजरी को इसका आधार माना जा रहा है। मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि रूस और अमेरिका के राजनयिक संबंध टूटने के कगार पर हैं। रूसी नागरिक यूरोप या अमेरिका की यात्रा ना करें। इस यात्रा में गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि रूस नेटो और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ बड़े हमलों की तैयारी कर चुका है और इसीलिए नागरिकों को चेतावनी जारी की गई है। रूस यूरोप में नेटो ठिकानों पर मिसाइल हमले कर सकता है। सबसे पहला टारगेट पोलैंड का रेज़िकोवो मिसाइल बेस हो सकता है। यहां नवंबर में ही अमेरिका ने मिसाइलें तैनात की हैं। यहीं से यूक्रेन को अटैकम्स मिसाइलों की सप्लाई हो रही है। इसके अलावा बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर हमले किए जा सकते हैं। यहां से भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई किया जा रहा है। जर्मनी में बुशेल एयरबेस पर अमेरिका के एटमी हथियार तैनात हैं। रूस यहां पर भी हमले कर सकता है।
रूस के एजेंट यूरोप में अमेरिका सहित नेटो देशों के दूतावासों पर भी हमले कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रूस नेटो के बीच जंग की ज्वाला भड़कनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुर्स्क में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ। एक और इलाके को रूस ने मुक्त कराया है। 100 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। हमले को अंजाम दिया गया, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूरोप पर परमाणु विहीन विध्वंस का खतरा बढ़ गया है। हमला परमाणु हथियार से नहीं होगा, लेकिन तबाही परमाणु विस्फोट जैसी ही होगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक रूसी सेना ने न सिर्फ यूक्रेन में बल्कि यूरोप में भी अपने टारगेट को लॉक कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि रूस आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही ऑरेशनिक मिसाइलों से यूक्रेन के साथ साथ यूरोप में भी विस्फोट कर सकता है। तो सवाल यह है कि क्या पुतिन सेना का ऑपरेशन यूरोप आरंभ होने जा रहा है? यूरोप में विनाश की नई सुनामी आने जा रही है। यूरोप में ऐसा जलजला आ सकता है जिसमें कई देश एक साथ भस्म हो सकते हैं। परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा। परमाणु धमाका नहीं होगा। लेकिन तबाही परमाणु विनाश जैसी ही होगी। विनाश का यह बड़ा बवंडर कोई और नहीं बल्कि पुतिन और उनकी सेना ला सकती है। रूस के रडार पर यूरोप के वो देश हैं जो नेटो सदस्य हैं, जो यूक्रेन को मदद देकर युद्ध की आग को लगातार भड़का रहे हैं। यूरोप को जलाने के लिए पुतिन की सेना ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी ऑरेशनिक को अपग्रेड कर लिया है। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट है कि पुतिन और उनकी सेना IRBM मिसाइल से यूरोप में बड़ी तबाही मचाने की तैयारी कर चुकी है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पेंटागन ने कहा है कि रूस यूक्रेन और यूरोप में फिर से ऑरेशनिक मिसाइल से विस्फोट करने वाला है। यूरोप में ऑरेशनिक मिसाइल से विनाश का खतरा तब बढ़ गया जब पुतिन ने कहा कि ऑरेशनिक मिसाइल परमाणु विहीन विनाश करने में सक्षम है, वैसा ही विध्वंस जैसा परमाणु हमले से होता है। मतलब यह है कि रूस ने ऐसी ऑरेशनिक मिसाइल बना ली है जो परमाणु हमला किए बगैर ही परमाणु विनाश जैसी तबाही मचा सकती। रूस ने दुनिया भर के एक्सपर्ट की रिपोर्ट से यह पता लगाया है कि अमेरिका के मौजूदा डिफेंस सिस्टम, फिर चाहे वो थार्ड हो या पैट्रियट, रूस की ऑरेशनिक के आगे फेल है। यही घोषणा पुतिन ने भी कर दी है। यही वजह है कि पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि ऑरेशनिक मिसाइल के आने के बाद अब परमाणु बम की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूरोप और यूक्रेन में अपने टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। माना जा रहा है कि रूस नॉर्डिक और बाल्टिक देशों के साथ साथ लंदन और पेरिस को भी दहलाने की तैयारी कर चुका है।
रूसी सेना ऑरेश्निक मिसाइल से कहां पर हमला कर सकती है, रूस के टारगेट पर कौन कौन से देश हैं। इस बात का पता तब चला जब रूसी मीडिया ने एक मैप को जारी किया। रूसी मीडिया के मुताबिक अगर रूस बेलारूस के ब्रेस्ट से ऑरेश्निक मिसाइल को फायर करता है तो ये फिनलैंड की राजधानी हेल्सिंकी में 5 मिनट में पहुंच जाएगी। वहीं ब्रेस्ट से 406 किलोमीटर दूर मौजूद लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस को ऑरेश्निक मिसाइल सिर्फ 1 मिनट 7 सेकेंड में ध्वस्त कर सकती है। ब्रेस्ट से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 653 किलोमीटर है। ऑरेश्निक यहां पर सिर्फ 2 मिनट 7 सेकेंड में तबाही को मचा देगी। रोमानिया में अमेरिका का जो एयरबेस है वो ब्रेस्ट से 1180 किलोमीटर दूर है और यहां पर रूस की IRBM मिसाइल 5 मिनट और 5 सेकेंड में पहुंच जाएगी। पोलैंड में भी अमेरिका के एयरबेस है। ब्रेस्ट से अमेरिकी एयरबेस 686 किलोमीटर दूर है। इससे ऑरेश्निक मिसाइल 3 मिनट 2 सेकेंड में तबाह करने में सक्षम है। जर्मनी में मौजूद अमेरिका का रमस्टाइन एयरबेस और ब्रेस्ट के बीच 1405 किलोमीटर का फासला है। रूस की घातक मिसाइल रमस्टाइन एयरबेस को 6 मिनट और 1 सेकेंड में हिट कर सकती है। ब्रेस्ट और पेरिस के बीच 1810 किलोमीटर की दूरी ऑरेश्निक मिसाइल पेरिस में सिर्फ 8 मिनट और 3 सेकेंड में विस्फोट कर सकती है। लंदन और ब्रेस्ट की दूरी है 1850 किलोमीटर और अगर ब्रेस्ट से मिसाइल को फायर किया जाए तो ये लंदन में सिर्फ 8 मिनट और 8 सेकेंड में पहुंच जाएगी। रूसी मीडिया ने जो मैप जारी किया उससे साफ है कि पुतिन के टारगेट पर 8 देश हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस सीक्रेट तौर पर ऑरेश्निक से यूरोप की घेराबंदी कर रहा है। रूस की इस तैयारी से अमेरिका के साथ साथ तमाम नेटो देश दहशत में हैं। खासकर वो नेटो देश जो रूस के बेहद करीब। ऑरेश्निक मिसाइल परमाणु विनाश जैसी तबाही मचाने में सक्षम है। यही वजह है कि पुतिन ने घोषणा कर दी है कि ऑरेश्निक मिसाइल आने के बाद अब परमाणु हथियारों की आवश्यकता नहीं। सवाल यही है कि आखिर पुतिन ऑरेश्निक मिसाइल को परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक मिसाइल क्यों करार दे रहे हैं। क्या सच में ये मिसाइल इतनी खतरनाक है या फिर रूस ऑरेश्निक के नाम पर नेटो को डरा और धमका रहा है। इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम ऑरेश्निक मिसाइल की ताकत और खासियत को जानेंगे। ऑरेश्निक मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर है, यानी ये 5500 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। ये 13000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर धावा बोलती है। ये अपने साथ 6 वॉरहेड लेकर जा सकती है। इस मिसाइल के हमले को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस नहीं रोक सकता। ये परमाणु हमले जैसा विनाश करने में सक्षम है। इसके विस्फोट से अभेद्य बंकर भी नहीं बच सकते। ये दुनिया में अपनी तरह की पहली और इकलौती मिसाइल है। इसकी तकनीक के बारे में किसी दूसरे देश को कुछ नहीं पता है। यही वजह है कि अमेरिका समेत पूरा नेटो इस वक्त ऑरेश्निक मिसाइल की बात कर रहा है। अब सवाल यही है कि क्या पुतिन की तैयारी ऑरेश्निक से नॉर्डिक, बाल्टिक और लंदन में एक साथ ब्लास्ट करने की है, या फिर पुतिन सेना ऑरेश्निक के जरिए 3 साल से जारी यूक्रेन जंग का पटाक्षेप करने जा रही है। ये वो सवाल है जिसका जवाब दुनिया को बहुत जल्द मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ज़ापोरिज़िया से बड़े हमले की तैयारी है। हथियार क्रीमिया से ज़ापोरिज़िया शिफ्ट किए गए हैं। ज़ापोरिज़िया में रूसी सेना की तैनाती बढ़ गई। और देखिए बड़ी खबर, खार्किव में यूक्रेन का पलटवार हुआ है। रूसी सेना के काफिले पर हमला किया गया। ड्रोन से रूसी सैन्य ट्रकों पर हमला किया गया। तस्वीर इस वक्त
नॉर्थ कोरिया के बाद अब चीन भी युद्ध में रूस की मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन से नेटो देश दूरी बना रहे हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि सत्ता संभालते ही वो युद्ध का अंत करवाएंगे। सीज फायर का प्लान भी तैयार होने वाला है। पोलैंड में बैठ के चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन लगातार अपने इलाकों को गंवाता जा रहा है। रूस की सेना डोनेट्स्क जीत हासिल करती हुई आगे बढ़ रही है, तो वहीं कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का संहार शुरू हो गया है। हर दिन 100 से अधिक सैनिकों की मौत हो रही है। 2024 का आखिरी महीना यूक्रेन के लिए बहुत खराब साबित हो रहा है। रूस से ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। रूस मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन से हमले कर रहा है। रूसी सेना की आर्टिलरी लगातार आग बरसा रही। लेकिन यूक्रेन रूस पर पलटवार की जगह लगातार कमजोर साबित हो रहा है। रूस का डोनेट्स्क मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। दनीप्रो के किनारे भी रूसी सेना मजबूत स्थिति में है। ज़ेपोरिज़िया में भी रूसी सेना की तैनाती बढ़ गई है। कुर्स्क में रूस ने यूक्रेन पर हमलों की शुरुआत कर दी है। डोनेट्स्क में लगातार हमलों के बाद रूस ने बेहद मजबूती हासिल कर ली। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. डोनेट्स्क का सबसे बड़ा सप्लाई रूट भी यूक्रेन ने गंवा दिया है। अब हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन डोनेट्स्क के 5 इलाकों को खाली करने की तैयारी में है। लेकिन रूस की सबसे बड़ी तैयारी ज़ेपोरिज़िया में चल रही है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। रूस के सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के दीवारों के किनारे रॉकेट सिस्टम की तैनाती हुई है। रूस ने लॉन्ग रेंज PM-30 स्मर्च की तैनाती की है। इसके अलावा मीडियम रेंज के रॉकेट सिस्टम की तैनाती की गई है। न्यूक्लियर प्लांट की दीवारों के करीब सुरंगें भी खोदी गई हैं। रूस की सेना की तैयारियों से जाहिर हो रहा है कि रूस ज़ेपोरिज़िया के आसपास हमलों की तैयारी में है। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्रीवी री निकोपोल पर रूस हमला कर सकता है। रूस ने तमाम कोशिशों के बाद अब कुर्स्क में भी बढ़त हासिल कर ली। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की तैनाती से कुर्स्क में रूस मजबूत हुआ है। अब चीन भी रूस को मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना के लिए चीन से गाड़ियों की सप्लाई हुई है। चीन ने रूस की सेना के लिए हथियार भेजे हैं। नॉर्थ कोरिया चीन की मदद से रूस कुर्स्क में मजबूत हुआ है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का संघार शुरू हो गया है। हवा से यूक्रेनी ठिकानों पर गाइडेड बम बरसाए जा रहे थे। जमीन पर रूसी सेना और नॉर्थ कोरियाई सैनिक यूक्रेनी फौज को घेर रहे हैं और फिर किसी खास इलाके में यूक्रेनी सैनिकों के पहुंचते ही ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत कर दी जाती है। कुर्स्क में सिर्फ 24 घंटे में ही यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 24 घंटे में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। कुर्स्क में यूक्रेन के 200 सैनिकों की मौत हुई है। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के शवों के ढेर लग गए। रूसी सेना के हमले में टैंक और 3 ब्रेडली वाहन भी भस्म हो गए। कुर्स्क के 2 और गांव पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। नॉर्थ कोरिया के बाद कुर्स्क जंग में चीन से भी मदद की खेप आई है। कुर्स्क में चीन के डेजर्ट क्रॉस वाहन तैनात किए गए।
इन वाहनों से यूक्रेनी क्षेत्र में रेड का शक है। चीन से रूस में बड़े पैमाने पर वाहन की सप्लाई की गई। ये वाहन कीचड़ में चलने में सक्षम है, जिससे बर्फबारी के बीच भी हमला किया जा सकता है। डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क में रूस का कब्जा हो गया है। यहाँ पर रूसी सैनिकों का बहुत बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना ने यहाँ पर मोर्चा छोड़ दिया है। पूरे इलाके पर अब रूस का कब्जा है। रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन के 1 दर्जन से अधिक इलाकों पर रूसी सेना के हमले हो रहे हैं। पोक्रोवस्क पर कब्जे के बाद यूक्रेन के लिए डोनेट्स्क में टिके रहना बहुत मुश्किल होगा। पोक्रोवस्क कब्जे से यूक्रेन का अहम सप्लाई रूट बंद। यूक्रेन में पोक्रोवस्क से ही कोयले की सप्लाई। डोनेट्स्क में लगातार हार के बाद अब ज़ेलेंस्की कई इलाकों में सरेंडर करने का प्लान बना रहे हैं। डोनेट्स्क के लोगों को इसकी जानकारी दे दी गई है। फिलहाल 5 इलाकों में यूक्रेन सरेंडर कर सकता है। पोक्रोवस्क से यूक्रेनी सैनिक लौटेंगे। चासिव यार में भी जंग नहीं होगी। टोरेस्क से भी यूक्रेनी सैनिक लौटेंगे। यूक्रेन सेना के हटने के बाद तमाम इलाकों में रूसी सेना का कब्जा होना तय है, इसलिए यूक्रेन ने नागरिकों को इसकी जानकारी दी है। अब जिसे यूक्रेन छोड़कर दूसरी जगह जाना हो, उसके पास बेहद कम समय है। हथियार और सैनिकों की कमी के बीच ज़ेलेंस्की अब बातचीत के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन रूस से समझौते के लिए तैयार है। यूक्रेन उचित शर्तों पर युद्ध विराम चाहता है। ज़ेलेंस्की भी जंग खत्म करने के पक्ष में है। ट्रंप भी रूस यूक्रेन की जंग रुकवाने का ऐलान कर चुके हैं और इसका असर भी दिखने लगा है। नेटो देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की रफ्तार बहुत धीमी पड़ चुकी है। नेटो के देश यूक्रेन से दूरी बनाने लगे हैं। हालांकि नए साल के पहले महीने में यूक्रेन को कई हथियार मिलने वाले हैं, लेकिन सवाल है कि जब सैनिक ही नहीं होंगे तो हथियारों का इस्तेमाल कौन करेगा। यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी की वजह से ही कुर्स्क में यूक्रेन का मोर्चा कमजोर पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कुर्स्क मिशन में ही यूक्रेन अपने 40,000 से अधिक सैनिकों को गंवा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस ने ईरान को फाइटर जेट दिया। ईरान को याक 130 विमान दिया गया है। फाइटर जेट R-73 मिसाइल से लैस है। और देखिए, असद शासन के खात्मे के बाद सीरिया इजराइल के लिए एक खुले मैदान की तरह है, जहां पर IDF की सेना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बेंजामिन के जवान अब दमिश्क से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि HTS कमांडर गुलानी इजराइल के मुद्दे पर चुप हैं। उनका प्राइमरी टारगेट सीरिया नहीं, ईरान है। सवाल है कि क्या गुलानी CIA का मोहरा है? क्या सीरिया में जो कुछ हुआ या हो रहा है उसके पीछे अमेरिका है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। सीरिया में विद्रोह जहां असद साम्राज्य का अंत लेकर आया, वहीं बेंजामिन के लिए इजराइल विस्तार का सुनहरा मौका। बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर इजराइल की सेना सीरिया की जमीन पर आगे बढ़ रही है, कब्जा कर रही है। सीरिया में इजरायली सेना रुकने का नाम नहीं ले रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक IDF के जवान कोनेत्रा तक पहुंच चुके हैं। यहां जगह जगह इजराइल के झंडे लगाए जा रहे हैं। इजरायली सेना के टैंक सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस इलाके में छिपे विद्रोही लड़ाकों को इजरायली सैनिक ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहे हैं। इन तस्वीरों और इजरायली एक्शन के बाद भी HTS कमांडर अबू मोहम्मद अल गोलानी चुप हैं। वो इजराइल का नाम तक मुंह से नहीं निकाल रहे। उनका पूरा फोकस इस वक्त ईरान पर है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि दुनिया को सीरिया के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए।
लोग युद्ध से थक चुके हैं और देश दूसरे संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। चिंता की वजह ईरानी मिलिशिया और हिजबुल्लाह था। डर असद शासन से था, जो अब खत्म हो चुका है। अब देश विकास और स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। जहां गोलानी ईरान को खतरा मान रहे हैं, वहीं एचटीएस के प्रवक्ता इजराइल पर टिप्पणी तक से बच रहे हैं। जरा सुनिए कैसे जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे इजराइल पर सवाल किया गया तो वो इस मुद्दे पर बचते नजर आए। एचटीएस का ये रुख ऐसे वक्त पर है जब इजराइल पूरे सीरिया में एयर स्ट्राइक कर रहा है। उसकी कोशिश सीरियाई सेना के बचे हुए हथियार भंडार को खत्म करना है। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना सीरिया की 80% सैन्य क्षमता खत्म कर चुकी है और अभी भी उसके हमले जारी हैं। इजराइल जहां सीरिया की जमीन को छलनी कर रहा है, वहीं तेजी से उस पर कब्जा भी कर रहा है। आईडीएफ जवान कोनेत्रा पर कब्जा कर चुके हैं। वो दमिश्क से महज 20 किलोमीटर दूर है। इजराइल ने 3 दिन में 500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है। 2 नौसैनिक अड्डे तबाह कर दिए, जिसमें 4 जहाज नष्ट हो गए। मर्च रुहाइल एयरबेस पर हमला किया, जिसमें 16 फाइटर जेट तबाह हो गए। इजराइल के बारूदी कदम और एचटीएस की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल है कि एचटीएस और अबू मोहम्मद अल गोलानी के शांत होने की वजह क्या है। वॉर एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी 2 वजह हो सकती हैं। नंबर 1, एचटीएस कमांडर गोलानी सीआईए का मोहरा है। नंबर 2, वो एचटीएस को दुनिया में मान्यता दिलाने के लिए अपना रुख बदल रहे हैं। दरअसल अमेरिका एचटीएस को आतंकी सूची से बाहर करने वाला है। यूरोप के देश भी एचटीएस का नाम आतंकी सूची से हटाने की तैयारी में है। वहीं बाइडेन प्रशासन के टॉप लीडर जल्द मिडिल ईस्ट के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां उनके एजेंडे में शीर्ष पर सीरिया और एचटीएस होगा। जल्द एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन और तुर्की का दौरा करने वाले हैं। वहीं जेक सुलिवन इजराइल, कतर और मिस्र का दौरा करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान सीरिया में विद्रोही गुटों से मिलकर काम करने पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जहां अमेरिका सीरिया में एचटीएस शासन की नींव रखने की तैयारी कर रहा है, वहीं गोलानी ने भी अपने रास्ते की हर कील को हटाना शुरू कर दिया है। सीरिया में गोलानी ने बाकी विद्रोही गुटों से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि मुलाकात के जरिए वो विद्रोहियों के आपसी संघर्ष पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दुनिया भर में फैले सीरियाई रेफ्यूजियों को वापस लाया जा सके। गोलानी की ये कोशिश रंग भी लाने लगी है। ये तस्वीरें उत्तरी सीरिया की बताई जा रही हैं। दावा है कि तुर्की से हजारों की संख्या में सीरियाई शरणार्थी वापस लौट रहे हैं। ये सभी 2011 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद देश छोड़कर चले गए थे। साफ है, गोलानी के जरिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में रूस के पांव उखाड़ दिए हैं। वहीं इजराइल के लिए ये एक सुनहरे मौके की तरह है। अब देखना यह है कि बाइडेन की ये नीति मिडिल ईस्ट को किस तरफ लेकर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।